हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर हमारा 6 है, यानी कि पहली बुक का चैप्टर नंबर 6 है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाके क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करना है। इसमें आपको हमारे पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाया करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप डायरेक्ट मुझको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से आप मुझे वहां पे सर्च कर सकते हैं और वहां पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो पर्यावरण को लेकर ही है। तो देखिए, आज के समय में पर्यावरण में बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप आज से 60 साल पीछे, 70 साल पीछे या 100 साल पीछे जाओगे तो पर्यावरण की समस्या को समस्या माना ही नहीं जाता था। ठीक है, आज के समय में माना जाता है क्योंकि आज के समय में हमें इसके गंभीर परिणाम दिख रहे हैं। इसलिए तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट यही है कि पहले पर्यावरण की समस्या को ज़्यादा गंभीरता से नहीं देखा जाता था, क्योंकि पहले के लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नहीं पता था। उस समय में इतना पॉल्यूशन भी नहीं होता था। ठीक है, इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, संसाधनों का इतना दुरुपयोग भी नहीं होता था, इसलिए पर्यावरण की समस्या को गंभीरता से नहीं देखा जाता था। लेकिन 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। ठीक है, यानी 1960 के दशक के बाद से लोगों ने पर्यावरण के मुद्दे को लेकर थोड़ी अपनी जागरूकता दिखाई। अब पर्यावरण के मुद्दे पर विभिन्न देश बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अब सभी देशों को समझ में आ गया है कि अगर पर्यावरण को हमने बचाया नहीं तो आने वाले समय में इसके हमें गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, आज के समय में आप देख रहे हो कितनी गर्मी हो जाती है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पेड़ घट रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को काट दिया गया है और पर्यावरण में पॉल्यूशन, बहुत तरह की समस्याएं हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो पर्यावरण है यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं। तो यहाँ पे कई प्रकार की समस्या हैं। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहली समस्या है कि कृषि योग्य भूमि आज के समय में घट रही है। आज से अगर हम 50 60 70 साल पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जमीनें होती थी, जो कुछ जमीनों में जंगल होते थे, कुछ बंजर पड़ी होती थी, कुछ में खेती होती थी, और खेत जो होते थे वो चारों तरफ खेती खेत होते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, जनसंख्या का विस्तार होने लगा, तो कृषि भूमि घटने लगी। क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि जो कृषि की भूमि है, लोगों ने उस पर घर बनाने शुरू कर दिए, वहां पे फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दी। ठीक है, उन जमीनों को अपने दूसरे पर्पज में यूज करना शुरू कर दिया, इसलिए कृषि योग्य भूमि जो है आज के समय में देखें तो ये घट रही है। अगला पॉइंट है, चरागाह में चारे खत्म हो रहे हैं। यानी कि पहले जो चरागाह होते थे वहां पे चारे वगैरह मिल जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये भी खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, कम होते जा रहे हैं। मत्स्य भंडार घट रहा है, यानी कि जो मछलियां होती थी, आपको नदियों में, समुद्र में मछलियां बहुत दिखती थी, लेकिन इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है मछलियों का कि आज के समय में मछलियां जो हैं वो क्या होने लगी हैं, घटने लगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। यानी कि अब स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है लोगों को। पहले जो जल होता था, नदियों में से साफ जल मिल जाता था। आज के समय में क्या है, नदियां ही दूषित होती जा रही हैं, तो जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जल की कमी हो रही है। यानी कि लोगों को, खासकर विकासशील देशों की बात करें तो वहां पे लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है, लोगों के पास अब उतना अनाज नहीं है, क्योंकि कृषि से लोगों का रुझान जो है वो बदलता जा रहा है, लोग नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, कृषि योग्य भूमि नहीं बच रही है, खाद्यान्न संकट हो रहा है। इसके अलावा विकासशील देशों में पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता है। वनों की खूब कटाई हो रही है, खूब वन काटे जा रहे हैं। ठीक है, और जैव विविधता जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ओजोन परत जो है उसमें छेद हो रहा है, ओजोन परत में छेद की समस्या देखने को मिली है। ये मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ पे आपको समझाया भी था। तो ये कुछ समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को आपको बस ऐसे ही पढ़ लेना है। यहाँ पे एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत हो, क्योंकि सीधा सीधा है। खाद्य उत्पादन पहले जैसा नहीं है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वनों की कटाई हो रही है। बहुत ही साधारण पॉइंट है, सिंपल भाषा में मैंने ये नोट्स बना रखे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो पर्यावरण की समस्या है, इसको हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि ये जो टॉपिक है, ये ज़्यादातर टॉपिक हम ज्योग्राफी में पढ़ते थे। ठीक है, किस में पढ़ते थे हम?
ज्योग्राफी में पढ़ते थे इन टॉपिक को। लेकिन ऐसा क्यों हुआ आज के समय में अगर हम देखें तो ये टॉपिक हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्यों हम इसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, पर्यावरण की समस्या एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है आज के समय में। कैसे, उसको समझिए। पर्यावरण की जो समस्याएं हमने अभी पढ़ी हैं, अगर हम बात करें इन समस्याओं का सुलझाव कैसे होगा, कौन इसको सुलझाएगा, तो इसके लिए विभिन्न देशों की सरकारों को ही आगे आना पड़ेगा। जब दुनिया भर के देशों की सरकारें आएंगी, ठीक है, तभी इस इन समस्या का सॉल्यूशन हो पाएगा। और जहाँ पे सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वो अपने आप ही राजनीतिक मुद्दा हो जाता है, यानी कि राजनीति, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बोल रहे हैं। और इसको हम राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। देखिए 1972 में एक विद्वानों का समूह था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम, यानी कि ये एक्सपर्ट लोगों का एक ग्रुप है जिसको क्लब ऑफ रोम के नाम से जानते हैं। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। इस बुक में क्या बताया गया था? इस बुक में ये बताया गया था कि जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से संसाधन जो है घट रहे हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो संसाधन है वो एक लिमिट में होते हैं, ठीक है, एक सीमित संख्या में होते हैं। लेकिन जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी बढ़ रही है, असीमित बढ़ रही है। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन थोड़ी बढ़ जाएंगे। अब जैसे जमीन है, जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि लोग बढ़ रहे हैं तो जमीन भी बढ़ रही है, जमीन घटेगी ना समय के साथ, क्योंकि लोग बढ़ेंगे। तो ऐसा ही हो रहा है कि संसाधन जो है वो कम हो रहे हैं। इस बुक में ये बताया गया था। फिर इसके बाद क्या है कि यूएनईपी ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर सम्मेलन करवाए। अब ये यूएनईपी क्या है? इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म भी याद करना। इसने क्या करा, कई सारे सम्मेलन कराए हैं। इसी में से एक इंपॉर्टेंट है आपका रियो सम्मेलन वाला टॉपिक। इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, रियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। अगर पेपर में मान लो अर्थ समिट आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, वो रियो सम्मेलन ही है। अगर पृथ्वी सम्मेलन बोल दें तो भी कंफ्यूज मत होना, वो रियो सम्मेलन ही है, ठीक है। तो ये जो रियो सम्मेलन था जो 1992 में हुआ था, इसको जानते हैं क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो रियो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। देखिए, आपको दक्षिणी अमेरिका में, जब आप वर्ल्ड के मैप को देखोगे तो दक्षिणी अमेरिका में आपको यहाँ पे ब्राज़ील नामक देश दिख रहा होगा। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है। ब्राज़ील ये रहा। तो ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जनेरियो। क्या जगह का नाम है? रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो में ये सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन कहा जाता है, क्योंकि ये रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक है। आगे समझते हैं इसको। देखो, ये जो रियो सम्मेलन था ये 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में कहाँ पे हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। क्लियर है? यूएनओ का जो पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर यह सम्मेलन हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, क्योंकि इसमें बढ़ चढ़कर 170 देशों ने हिस्सा लिया था। 170 देश शामिल हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें क्या था? इसमें बहुत सारे जो एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, हजारों एनजीओ भी इसमें शामिल हुई थी। पर्यावरण के मुद्दे पे ये सम्मेलन हुआ था। इसमें कई मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसको हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय निगम, ये भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? इसको पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक एक नंबर के 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई बताइए, ये जो रियो सम्मेलन था ये कब हुआ था? तो आप बताओगे 1992 में हुआ था, ठीक है। दूसरा, कहाँ पे हुआ था? तो ये ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक है। तीसरा, इसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो 170 देश शामिल हुए थे। कितने एनजीओ थे? तो हजारों एनजीओ थे। और किसने भाग लिया था? तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने भाग लिया था। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी सम्मेलन और अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। 3-4 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि जो रियो सम्मेलन था, इससे 5 साल पहले एक रिपोर्ट छपी थी, ठीक है। 1987 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट छपी थी। कब छपी थी? 1987 में। इसमें एक चेतावनी दी गई थी। क्या चेतावनी दी गई थी? इसमें यह चेतावनी दी गई थी कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके
आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी कि आज के समय में हमने जो आर्थिक विकास के तरीके अपना रखे हैं वो आज के हिसाब से तो आपको ठीक लग रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये टिकाऊ साबित नहीं होंगे, आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, चालू तौर तरीके का मतलब क्या है कि आज के समय में हम ये नहीं सोच रहे कि हम जो कर रहे हैं उससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है। वनों की कटाई की जा रही है, वनों को साफ किया जा रहा है, वहां पे फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, ठीक है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि वनों को काटने से हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम कैसे खराब हो रहा है, उसके हमें क्या क्या नुकसान होंगे, आज हम नहीं समझ पा रहे हैं। यही बताया गया है कि आज के समय में जो हम कर रहे हैं ना, उसका फ्यूचर में अगर हम देखें तो वो टिकाऊ साबित नहीं होंगे। आज के समय में जरूर आप इसका फायदा उठा रहे हो, चेतावनी दी गई थी, ठीक है। और क्या कहा गया था इसी समय में, क्या था कि विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग जो है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी थी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं इसको एक बार इरेज कर दूं, आप यहाँ पे समझिए, विश्व के दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को मैं यहां से दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं अगर, तो पृथ्वी क्या हो गई है, दो हिस्सों में बट गई है। अब ऊपरी हिस्सा जो है ये है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पे समझिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमने विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर वो देश हैं जो डेवलप हो चुके हैं, यानी जो विकास कर चुके हैं, खासकर पश्चिमी देश आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर वो देश आते हैं जो विकास कर रहे हैं, यानी कि विकासशील देश आते हैं। इनकी समस्याएं अलग है और इनकी समस्याएं अलग है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से मैं आपको बताता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, रियो सम्मेलन में ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ गया ना, इस तरीके से जो हमने डिवाइड करके बताया है, उनके सामने अलग अलग समस्याएं और अलग अलग चुनौतियां हैं। उत्तरी गोलार्ध के देशों की समस्या और चुनौती अलग है, दक्षिणी गोलार्ध के देश जो है उनकी समस्या और चुनौती अलग है। उत्तरी गोलार्ध के देश कौन से हैं, विकसित देश जो डेवलप हो चुके हैं, जैसे उसमें अमेरिका जैसे देश आ जाते हैं, ठीक है, और ये धनी देश हैं, पैसे वाले देश हैं। दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादातर विकासशील देश हैं जो कि काफी गरीब हैं, यहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया था, रियो सम्मेलन में ये बात खुलकर सामने आ चुकी थी। अब यहाँ पे देखो, मैंने विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया है ये पृथ्वी है और बीच में से एक लाइन खींच के दो हिस्सों में इसको बांट दिया। अब आपको दिखेगा कि ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि इसको मैं लिख देता हूं नॉर्थ, ठीक है, और ये दक्षिणी है यानी कि इसको लिख देता हूं मैं साउथ। अब नॉर्थ की बात करें, उत्तरी की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध के जो देश है वो धनी देश हैं, ठीक है, और ये विकसित देश हैं। लेकिन अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो ये विकासशील देश हैं और ये काफी गरीब देश हैं। इतना आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, देखिए, अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही प्रकार के देशों की जो चिंता है, जो समस्या है, वो अलग तरह की है। वो कैसे अलग तरीके की है इसको समझते हैं। देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध के देश है इनकी मुख्य जो समस्या है वो है कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। क्योंकि देखो, ये देश पैसे वाले हैं तो पैसों की तो समस्या इनको नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में ये आगे हैं, विकास ये कर चुके हैं, उद्योग ये लगा चुके हैं, तो ये इनके लिए समस्या है ही नहीं। अब इनके सामने समस्या ये है कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, आने वाले समय में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, उसको कैसे भरपाई करें ये इसके बारे में सोच रहे हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, हालांकि ये दुनिया की समस्या है लेकिन नुकसान इन्होंने ही ज़्यादा पहुंचाया है, इसलिए इनके सामने मुख्य समस्या ग्लोबल वार्मिंग की है। तो ये तो आपको उत्तरी देशों का पता लग गया। अगर यही बात करूं मैं दक्षिणी गोलार्ध के देशों की, तो यहाँ पे समस्या जो है वो अलग है। ये देश जो है ये गरीब देश हैं। अब गरीब देश है तो इनके सामने समस्या क्या है, अपने देश की गरीबी को खत्म करना, और इनकी समस्या क्या है, अपने देश में आर्थिक विकास करना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया आपको। नोट्स जो है मैंने आपके एनसीईआरटी से बनाए और आसान भाषा में बनाए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से आपके में एक क्वेश्चन आता है। देखिए, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी से रिलेटेड कुछ नियमाचार निर्धारित हुए, कुछ नियम वगैरह बनाए गए। इसमें एजेंडा 21, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एजेंडा 21 पेपर में पूछा हुआ है, हो सकता है आपके पेपर में भी पूछ लें। एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ उपाय सुझाए गए, यानी कि ये बताया गया
एजेंडा 21 के नाम से ये बताया गया कि हमें विकास करने के कुछ तरीके अपनाने चाहिए। इसमें इस बात पे भी सहमति बनी थी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, यानी कि हमको आर्थिक विकास करना है, सभी देशों को आर्थिक विकास करना है, लेकिन आपका आर्थिक विकास करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ऐसा ना हो कि आप वनों को ही काट दो, खत्म कर दो और आर्थिक विकास करने पे लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेड़ काट भी रहे हो ना, एक पेड़ काट रहे हो तो कम से कम 10 पेड़ लगाओ, ठीक है, जिससे कि जो बैलेंस जो बिगड़ता है ना वो ना बिगड़े। ये यहाँ पे बताया गया था। इसमें टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया, इसको टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया, यानी कि ऐसा विकास का तरीका जो आगे चल के फ्यूचर में भी मतलब हमको सही साबित हो, ऐसा बताया गया था। लेकिन इसकी एजेंडा 21 की कुछ लोगों ने आलोचना कर दी। आलोचकों ने क्या कहा, जो आलोचक थे जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि एजेंडा 21 जो है इसका जो झुकाव है वो पर्यावरण के संरक्षण की ओर ज्यादा नहीं है बल्कि आर्थिक वृद्धि की तरफ ज्यादा है। अब यहाँ पे समझिए, जो आलोचक हैं उन्होंने क्या बताया कि ये जो एजेंडा 21 है ना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये पर्यावरण को बचाने की बात कम कर रहा है, ये ज्यादा बात विकास की कर रहा है, आर्थिक वृद्धि की कर रहा है, इसलिए लोगों ने इसकी आलोचना कर दी। ठीक है, तो एजेंडा 21 पूछा जा सकता है। एजेंडा 21 में क्या बताया गया था कि विकास के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए, ये बताया गया था। और इसमें यह बताया गया था कि आर्थिक विकास हमें ऐसे करना है जिससे कि हमें पर्यावरण को हमारे नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, इसको टिकाऊ विकास के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। अब अगला टॉपिक बहुत अच्छा है और यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन को। तो टॉपिक है हमारा विश्व की साझी संपदा। इसमें से ना आपके पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसको समझते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साझी संपदा क्या होता है। तो साझी संपदा ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है, पूरे समुदाय के अधिकार का मतलब यहां पे क्या है कि किसी एक का तो हक है नहीं, वो सबका है। एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप समझ जाएंगे। देखिए, जो एक जॉइंट फैमिली होती है यानी जो संयुक्त परिवार होता है, तो संयुक्त परिवार में जो चूल्हा होता है वो सभी का होता है, यानी चूल्हे पे सभी का हक होता है। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। और देखिए एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, चरागाह। चरागाह जो है इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये भी सभी का होता है, यानी साझी संपदा होती है। इसके अलावा मैदान, जो मैदान होते हैं वो भी सभी के लिए होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुआं, जैसे गांव वगैरह में कुएं होते थे, आज के समय में कुएं का यूज नहीं होता है, एक समय में कुएं का इस्तेमाल बहुत होता था। तो कुआं जो होता है वो भी क्या है, साझी संपदा होती है। ठीक है, वो उसका यूज कोई भी कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या है, साझी संपदा में आते हैं। नदी भी जो है वो भी साझी संपदा में है। तो साझी संपदा क्या है, आपको क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे संसाधन जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जिसपे किसी एक का अधिकार नहीं होता है, वो साझी संपदा कहलाता है। अब देखो, यहां से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसको समझेंगे। तो वैश्विक संपदा या मानवता की साझी संपदा को भी देख लेते हैं, यानी कि विश्व के, अभी तो हम एक देश के अंदर की बात कर रहे थे, मान लो विश्व में भी कुछ ऐसी जगह है जिसको हम वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत के रूप में देखते हैं। तो विश्व के कुछ हिस्से और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी एक देश के क्षेत्राधिकार यानी किसी एक देश के अंडर नहीं आते, इसलिए उनका जो मैनेजमेंट होता है, उसका प्रबंधन होता है, वो भी साझे तौर पे, यानी सबको मिलकर करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा करना चाहिए। यानी कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जो किसी एक देश में नहीं आती, वो सभी देशों का उस पर अधिकार हो सकता है, सभी देशों को मिलकर ही उसका क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, ये आपको बताया जा रहा है। ऐसी संपदा को हम क्या बोलेंगे, वैश्विक संपदा, या फिर इसको हम मानवता की साझी विरासत कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है वो सबके लिए है, इस पे किसी एक का अधिकार नहीं है, ये मानवता की साझी विरासत है। फिर हमारा जो अंतरिक्ष होता है, ठीक है, इसको भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को लेकर हालांकि विवाद है, अंटार्कटिका पर बहुत सारे देश जो है वो अपना उसको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंटार्कटिका भी मानवता की साझी विरासत है। समुद्र की जो सतह होती है वो भी मानवता की साझी विरासत है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कुछ संधियां,
देखिए, विश्व की ये जो कुछ मानवता की जो साझी विरासत है या वैश्विक संपदा है, इसके लिए कुछ संधियां भी हुई हैं। इन संधियों पे क्वेश्चन शायद ही आए, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 संधियां थी, ये तीनों संधियां मैं आपको बता देता हूँ। एक थी संधि अंटार्कटिका संधि, जो 1959 में हुई थी। फिर मॉन्ट्रियल न्यायाचार है, जो 1987 में है। और फिर अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार है, जो कि 1991 में है। ये 3 संधियां हैं, इनको याद कर सकते हो तो याद करो। अब आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेगा, वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन। ये बीच में छोटे छोटे 2-3 टॉपिक थे, तो मैंने सोचा यहीं करा देता हूँ। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को उलझाता है और 6 नंबर में आता है। मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, ये विश्व है, और विश्व को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया। ऊपर वाला जो है वो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। ये आपको क्लियर हो गया इतना। अब उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश आते हैं? जो विकसित देश हैं, ठीक है, जो अमीर देश हैं, इनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, हथियार है, सब कुछ है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन से देश आते हैं? जो गरीब देश हैं, ठीक है। जिन देशों के पास, यानी जो गरीब देश हैं, इनके पास क्या है? इनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। ये विकासशील देश हैं, यानी अभी ये अपना विकास कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या समस्या आ रही है ये समझिए। अब जो ये विकसित देश हैं, इन्होंने क्या करा? इन्होंने बहुत ज्यादा उद्योग स्थापित करे, यानी इन्होंने औद्योगिकरण कर लिया है, कर चुके हैं, इस चीज को ये कर चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने औद्योगिकीकरण की अभी शुरुआत करी है, यानी अभी ये प्रारंभिक अवस्था में है। तो देखिए, अब जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, ये विकसित भी हैं और अमीर भी हैं। इन्होंने बहुत सारे उद्योग लगाए, इन्होंने बहुत सारे वनों को काटा, उद्योगों से प्रदूषण फैलाया, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो पर्यावरण को नुकसान सबसे ज्यादा किसने पहुंचाया? उत्तरी गोलार्ध के देशों ने, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, इन्होंने अभी अभी अपना विकास करना शुरू किया है, इसीलिए इसको विकासशील देश कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने उद्योग लगाने शुरू किए हैं। इनका जो कार्बन उत्सर्जन है, यानी कि इनका जो पोल्यूशन ये जो बढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही कम है। इनके मुकाबले तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। इन्होंने भी शुरुआत कर दी है, पर इतना नहीं करा जितना ऊपर वालों ने नुकसान पहुंचाया है। इतना आपको क्लियर हो गया? अब ये समस्या, आज के समय में समस्या क्या आ रही है? अब समस्या ये आ रही है कि आज के समय में, अगर मैं बात करूं 2024 में, आज के समय में विश्व जैसा है, यानी दुनिया जैसी है, दुनिया में जो भी समस्या आज के समय में है, वो समस्या उसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध वाले देश देख रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसी समस्या आज के समय में है, तो हम सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए और बराबर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब आप समझिए कि पॉल्यूशन ज्यादा फैलाया किसने? इन्होंने। पर्यावरण में वनों को ज्यादा काटा किसने? किसने? इन्हीं देशों ने, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन किसका ज्यादा? इन देशों का। ग्रीन हाउस गैसों को ज्यादा किसने फैलाया? इन देशों ने फैलाया। पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कौन से देश हैं? उत्तरी गोलार्ध के देश हैं। लेकिन इनको बराबर की जिम्मेदारी चाहिए कि सभी देश पर्यावरण को बचाने के लिए बराबर की जिम्मेदारी निभाएं, ऐसा ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, इन्होंने बोला कि भाई हमने तो पर्यावरण को नुकसान बहुत कम पहुंचाया है, और हमने तो अभी शुरुआत करी है ना, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा क्यों बनती है? बताओ, हम तो भाई कम जिम्मेदारी निभाएंगे। ये समस्या है, तो यहाँ पे समस्या आ रही थी, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट निकला साझी। ये तो है कि भाई पर्यावरण की समस्या जो है वो दोनों की है, उत्तरी गोलार्ध की भी और दक्षिणी गोलार्ध की। ये तो क्लियर है, आप भी मानते हैं कि भाई जिम्मेदारी तो दोनों को निभानी होगी, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकला साझी, यानी कि समस्या तो ये दोनों के लिए है, साझी है, लेकिन जिम्मेदारी जो होगी वो अलग अलग होगी। यानी कि जो रियो सम्मेलन वगैरह हुआ था, उसमें भी ये बात निकल के आ गई थी कि जो पर्यावरण को जो समस्या है, उसमें जिम्मेदारी तो सबकी होगी, लेकिन अलग अलग होगी। तो इसको समझते हैं, पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश हैं, वो पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जैसा आज की समय में पर्यावरण है। जैसे 2024 में अगर आज के समय में जैसा पर्यावरण है, वो उसको उसी नजरिए से देख रहे हैं। वो ये तो देख ही नहीं रहे, वो तो मान ही नहीं रहे कि हमने कोई गलती करी है, हमने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हम ज्यादा भरपाई करें, ये तो मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में सभी देश बराबर की हिस्सेदारी करें, बराबर की जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं,
ये विकासशील देश हैं और ये चाहते हैं कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान जो है वो ऊपर वाले देश यानी विकसित देशों ने पहुंचाया है, इसलिए ठीक है इसके नुकसान की ज्यादा भरपाई जो है वो भी विकसित देश ही करे। इतना आपको क्लियर समझ में आया? यानी कि विकासशील देश क्या चाह रहे हैं कि विकसित देश ज्यादा जिम्मेदारी निभाएं। आगे देखो, विकासशील देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हमने तो अभी उद्योग लगाने शुरू करे हैं, हम पे क्यों प्रतिबंध लगा रहे हो भाई? हमने तो अभी शुरुआत करी है ना, हमने थोड़ी कोई समस्या करी है, जो मेन समस्या है वो तो तुम्हारी वजह से हुई है, तो ये समस्या थी, तो हम पे प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। इसी कारणवश जो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, इसे प्रस्तावित ठीक है किया गया और इसमें यह बात मान ली गई, इसमें यह बात मान ली गई कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, यानी कि देखो समस्या तो जो है वो दोनों के लिए है, इनके लिए भी और इनके लिए भी, यानी समस्या तो साझी है लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग निभाई जाएगी। ये ज्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे क्योंकि इन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और ये कम भरपाई करेंगे क्योंकि इन्होंने नुकसान कम पहुंचाया है। इसी को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया है। अब आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं आपको ये टॉपिक आसान लगा या नहीं लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता, और जो टीचर जो पढ़ाते हैं वो उनको समझा ही नहीं पाते आसान तरीके से, इसलिए मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया है। मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन ये वाला आया तो 6 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, उससे छोटे क्वेश्चन में कभी पूछा ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार, UNFCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। इसमें क्या था, इसमें जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार, कुछ रूल्स जो थे वो लाए गए थे। इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। ठीक है, आसान है, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखो, ये UNFCC जो एक नियमाचार था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लाया गया था, इसमें यह बात बताई गई थी कि सभी देश अपनी क्षमता के अनुसार जैसा उन्होंने नुकसान पहुंचाया है वैसा ही पर्यावरण को क्या करेंगे, पर्यावरण के जो अपक्षय यानी कि पर्यावरण को जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया था उसको ठीक करने में अपनी अलग अलग जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है, और सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे पर्यावरण को। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले जो देश थे वो सहमत हो गए थे, और ये इस बात पे भी सहमत हो गए थे कि जो ग्रीन हाउस गैस जो है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो विकसित देशों की है। क्योंकि आपको पता है ग्रीन हाउस गैस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ग्रीन हाउस गैस वो है जो हानिकारक गैस है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से ही हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन, क्लोरोफ्लोरो इस टाइप की गैस आ जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह इस तरीके की गैसें इसमें आ जाती है और यही पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और ये कहा जा रहा है कि जो विकसित देश है ना, इन्होंने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करा है। विकासशील देशों का अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन है वो उसकी क्षमता जो है काफ़ी कम है, यानी कि विकासशील देशों ने उतना नुकसान नहीं पहुँचाया। और इस कारण चाइना को, भारत को और अन्य विकासशील जो देश हैं, ठीक है, इनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा किसने करा है, विकासशील देशों ने करा है। और विकसित देशों की बात करें तो उनका उत्सर्जन बहुत कम है, इसीलिए इनको क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यता है, जो प्रतिबंध है, उससे अलग रखा गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस समझौते में क्या बताया गया था कि जो औद्योगिक देश हैं ये जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी जो खतरनाक गैस हैं इसको कम करने की बात की गई थी। यानी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक समझौता है जिसमें इन गैसों को कम करने की बात की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एक टॉपिक की, वन प्रांतर। वन प्रांतर क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और पेपर में आज तक इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, पहले बता रहा हूं, लेकिन आपको समझा देता हूं कि हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ जाए आपके टाइम पे। तो वन प्रांतर क्या होते हैं, देखिए जैसे आप गांव वगैरह में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव में कुछ पेड़ होते हैं, उस पर कुछ धागे वगैरह बंधे होते हैं, मूर्तियां रखी होती है, लोग उसको श्रद्धा से देखते हैं, उस पेड़ पे जल चढ़ाते हैं और पेड़ों की पूजा करते हैं।
हर गांव में ऐसी जगह होती है, इसको वन प्रांतर कहा जाता है। ठीक है, लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो पवित्र जगह है, वहां पे देवी देवताओं का वास है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वनों के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसको लोग पवित्र मानते हैं और इनको कभी काटते नहीं है, क्योंकि भाई वो वन जो है वो पवित्र है, उसको कभी काटा नहीं जाएगा। ये लोग ऐसा मानते हैं कि इन स्थानों पर देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वन प्रांतर कहा जाता है। गांव वगैरह में हमको ऐसे स्थान देखने को ज्यादा मिलते हैं। वन प्रांतर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि देखिए, राजस्थान में इसको वानी कहा जाता है, झारखंड में इसको जहरा थान सरना कहा जाता है, मेघालय में लिंगदोह कहा जाता है, केरल में काव कहा जाता है, उत्तराखंड में थान कहा जाता है, या फिर इसको देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। अब आपके गांव में इसको क्या कहते हैं ये बताना। महाराष्ट्र में इसको देवरहितस कहा जाता है, और हमारे गांव की अगर बात करें, मेरे गांव की, तो मेरे गांव में भी इसको थान कहा जाता है। ठीक है, आपके गांव में से क्या कहा जाता है आप बताइए, हर गांव में ऐसी जगहें होती हैं। पर्यावरण के मसले पे भारत का क्या पक्ष है, इसको समझिए। तो देखिए, भारत जो है, भारत और चाइना को क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर रखा गया था, क्योंकि ये दोनों ही विकासशील देश हैं और इनका जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है, यानी जो ये पर्यावरण में पोल्यूशन फैला रहे हैं, वो बहुत कम था। लेकिन भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करे। ये समझौता जो हुआ था, ये 1997 का समझौता है, याद रखना। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था और भारत को उस समय इसमें शामिल नहीं किया गया, भारत 2002 में शामिल हुआ है। क्लियर है? आगे देखो, ऐसा माना जाता है कि भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में आगे नजर आएंगे, क्योंकि भारत और चाइना भी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में उद्योगों को लाया जा रहा है, उद्योगों की वजह से यहाँ पे भी पोल्यूशन जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत का ये कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो विकसित देशों की होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो उन्होंने ही पहुंचाया है। भारत का ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो 2000 में केवल 0.9 टन था प्रति व्यक्ति, और जो कि 2030 में, ठीक है, 1.6 टन के आसपास हो सकता है, जो कि काफी कम है। अगर हम उसको कंपेयर करें विकसित देशों से, डेवलप कंट्रीज से, तो बहुत कम है। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए। बहुत अच्छा टॉपिक है, आ सकता है पेपर में। देखिए, अब आपने देखा पर्यावरण को नुकसान तो हो रहा है, तो ऐसे में सभी देशों ने, केवल भारत ने नहीं, दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने स्तर पे, अपने अपने लेवल पे पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए हैं। तो भारत ने क्या करा है ये समझते हैं हम। तो देखिए, भारत ने जो अपनी जो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी थी उसमें बदलाव कर दिया। क्या करा कि इन्होंने कहा कि जो स्वच्छ ईंधन है वो कंपलसरी है, स्वच्छ ईंधन का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे पोल्यूशन जो है बहुत कम होता है। सीएनजी गाड़ियां, यानी इन्होंने ये कहा कि भारत में जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी गैस पर चलाई जाएंगी। ठीक है, पेट्रोल और डीजल पे क्या होता है, ज्यादा पोल्यूशन होता है, सीएनजी से पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए सीएनजी पे चलाई जाएंगी। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और 2003 में बिजली अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत इन्होंने क्या कहा था कि जो कोयला का इस्तेमाल होता है ना बिजली बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और आज के समय में, हाँ, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको यहाँ बता दूं, 2024 मैं आज की डेट में देखूं तो भारत जो है सोलर की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि आपने देखा है ना कि सरकार सोलर पैनल लगाने पे, छतों पर सोलर पैनल लगाने पे सब्सिडी देती है, क्योंकि सोलर पैनल क्या होते हैं, वो आपकी सूर्य की रोशनी से बिजली बना देते हैं, इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, और इसको हम एक अच्छा मान सकते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आज के समय में इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पर आप अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके अलावा देखो, स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रयास किया और बायोडीजल को मंजूरी दे दी। बायोडीजल से जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है, तो इसको भी मंजूरी मिल गई है सरकार की। और ई वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है, इसको मंजूरी मिल गई है। आज के समय में आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन का क्रेज जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि भाई पेट्रोल वगैरह महंगा है, पेट्रोल से बच जाते हैं, इसको आप चार्ज करके चला सकते हो, तो इसलिए इसको ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये पर्यावरण में पोल्यूशन को कम भी करता है। ठीक है, रसोई गैस को प्रोत्साहन देना। पहले लोग चूल्हा जलाते थे, लकड़ी जलाते थे, उपला जलाते थे, या फिर और कोई चीज़ उसमें जलाते होंगे, तो उससे धुआं निकलता था जो कि हानिकारक होता था हमारे पर्यावरण के लिए। इसलिए जो एलपीजी सिलेंडर हैं,
ये लाए गए, और ये कहीं ना कहीं एलपीजी गैस जो है वो भी पर्यावरण में प्रदूषण को कम करती है। ठीक है, तो भारत ने क्या कदम उठाए हैं, ये कदम उठाए हैं, आप एक बार दोबारा से देख लो। ये आपकी स्लाइड 1 है, और स्लाइड 2 में मैं ले चलता हूँ मैं आपको, ये पॉइंट जो है ये भी आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है वो है पर्यावरण आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्यावरण आंदोलन को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, पर्यावरण जो है ऐसे लोग जो पर्यावरण को लेकर सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, इसी को पर्यावरण आंदोलन कहा जाता है। ऐसे आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय लेवल पे भी चले हैं और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पे ये ऐसे आंदोलन जो है वो चलाए जाते हैं। आज पूरे संसार में पर्यावरण आंदोलन जो है वो जीवंत है, और इसमें विविधता बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा विविधता वाले आंदोलन जो है वो पर्यावरण आंदोलन होते हैं, और ये ताकतवर आंदोलन है। विविधता कैसे है, जरूरी नहीं है किसी एक चीज पे पर्यावरण में लेके, वनों की कटाई को लेके आंदोलन हो सकता है, नदियों को बचाने के लिए आंदोलन हो सकता है, ठीक है, खनिज संसाधनों को बचाने के लिए आंदोलन हो सकता है, या फिर जीव जंतुओं को बचाने के लिए आंदोलन हो सकता है, आपका इकोसिस्टम को बचाने के लिए आंदोलन हो सकता है, पर्यावरण में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको बचाने के लिए हो सकता है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हो सकता है। कई मतलब बहुत विविधता, वैरायटी बहुत ज्यादा है पर्यावरण के आंदोलन में। किसी भी चीज को लेकर आंदोलन हो सकता है पर्यावरण को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आंदोलन जो है अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पे चले हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि वनों की कटाई के खिलाफ चला है चिले में, इंडोनेशिया में, भारत में। खनन के खिलाफ चला है दक्षिणी गोलार्ध में। बांध के खिलाफ चला है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बांधों का जो निर्माण होता है ऑस्ट्रेलिया में। जो एमएनसी होती है, मल्टी नेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसको लेकर दुनिया भर के देशों में आंदोलन चला है। दक्षिणी देशों की बात करें तो मैक्सिको, चिले और ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका। भारत में वन आंदोलन चले हैं, जो यानी कि वनों की कटाई को लेकर। यहाँ आपने चिपको आंदोलन पढ़ा होगा ना, चिपको आंदोलन भी इसी प्रकार का आंदोलन था भारत में, जो वनों की कटाई को लेकर था। यहाँ पे वनों की कटाई को लेकर विरोध हुआ है। इस कारण दुनिया भर के कई भागों में खनिज उद्योग जो है उसकी आलोचना हुई है, क्योंकि खनिज जो होते हैं वो हमारे जमीन में होते हैं, भूपरपट्टी पे होते हैं, और उसका खनन में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसके लिए इसका भी खूब विरोध होता है। उदाहरण आपके सामने है, फिलीपींस के कई ग्रुप हैं और कई संगठन हैं, इन्होंने एक साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, जो कि माइनिंग करती थी यानी खनन करती थी, इसके खिलाफ इन्होंने क्या करा था, अभियान चलाया था। ठीक है, कुछ आंदोलन जो थे वो बांध के खिलाफ भी हुए। बांध विरोधी आंदोलन जो है नदी को बचाने के आंदोलन के रूप में देखे जाते हैं। भारत में भी एक आंदोलन हुआ था जिसको नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में दुनिया का पहला बांध विरोधी आंदोलन जो था ये कहाँ पे चला था, ये दक्षिणी गोलार्ध में चला था। ऑस्ट्रेलिया में चलाया गया था ये आंदोलन, और फ्रैंकलिन नाम की एक नदी है वहां पे बांध बनाए जा रहे थे, इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था। और इसके परवर्ती वनों को बचाने का भी आंदोलन था। तो ये कुछ बांध विरोधी आंदोलन हो गए। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से लेकर चाइना तक, यहाँ पे जो बड़े बड़े बांध बनाने की जो होड़ लग गई थी उसके लिए यहाँ पे आंदोलन चलाए गए। भारत में भी बांध विरोधी आंदोलन चला है जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो यहाँ पे आपको कुछ समझना नहीं है, बस इन लाइनों को पढ़ लेना है, क्योंकि सिंपल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको रीड कर दिया है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे समझने का। अब टॉपिक जो है आपका संसाधनों की भू राजनीति। देखिए, संसार के जो अलग अलग स्थान हैं, सभी स्थानों पे अलग अलग तरह के संसाधन होते हैं और इसी को लेकर झगड़ा चलता है। किसी के पास खनिज संसाधन ज्यादा है तो किसी के पास तेल है। अरब कंट्री में जाओगे तो वहां पे आपको तेल दिखेगा, कहीं पे इमारती लकड़ियां दिखेंगी, तो कुछ देशों के पास नदियां हैं, पहाड़, ठीक है, चट्टाने हैं। तो हर देश के पास अपने अलग प्रकार के संसाधन देखने को मिलते हैं। कुछ देशों के पास अलग अलग प्रकार के वृक्ष, वनस्पति, जानवर, पानी, ये सारे संसाधन हैं। तो जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय जो देश थे, वो कहीं ना कहीं दुनिया में जो प्रसार कर रहे थे उसका मकसद जो था वो संसाधन था। आपने देखा कि भारत को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने केवल भारत को अपना गुलाम नहीं बनाया, श्रीलंका हो गया, अफ्रीका के बहुत सारे देश हो गए, अमेरिका के बहुत सारे देश हो गए, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के, और उन्होंने अलग अलग महाद्वीपों में कई देशों को अपना गुलाम बनाया था। गुलाम क्यों बनाया था, उसके पीछे कारण क्या था? कारण जो था वो एक ही था, संसाधन। ठीक है, संसाधन जो है हमेशा से राजनीति का विषय रहे हैं, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, प्राचीन समय से ही।
इमारती लकड़ी, तेल संसाधन हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। पेट्रोलियम पर नियंत्रण बनाने का प्रयास सभी ने करा है। खाड़ी देशों के तेल संसाधनों को हथियाने का प्रयास भी हमेशा से किया गया है। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसके बाद इराक का नाम आता है। कहीं ना कहीं इस पे भी अमेरिका जैसे देश जो है अपना कंट्रोल करना चाहते थे। और एक है पानी। पानी भी महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। अगर पृथ्वी पे जीवन है तो उसका कारण क्या है? यहाँ पे पृथ्वी पे जल है। पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता, और दुनिया के कुछ हिस्सों में आज के समय में पीने के लिए साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए जल संसाधन भी एक कहीं ना कहीं एक फसाद का, एक झगड़े का कारण बन सकता है। और ऐसा माना जाता है कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, वो जल के कारण होगा, यानी पानी के कारण होगा। इसको जल युद्ध भी कहा जा सकता है। और जल संसाधन के जो नजदीकी देश हैं, जहां पे आसानी से पानी मिल जाता है, वो इसका खूब दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि जिसको पानी बहुत आसानी से मिलता है ना, वो उसकी कदर नहीं करता, उसको बर्बाद करता है। इसीलिए आप भी अगर जल संसाधनों को आप बचाएं, ठीक है, पानी को आप कभी भी बर्बाद ना करें, उसका उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपकी जरूरत हो, क्योंकि जल जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके, इसलिए आप इसको बचा के रखें, ठीक है। पानी को लेकर कुछ देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, हिंसक झड़प हुई है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। 1950 से 60 के दशक की बात करें तो इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच में युद्ध हो गया था। तुर्की, सीरिया, इराक के बीच में फरात नदी का जो पानी है उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद है। अब एक टॉपिक है आपका मूलवासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलवासी जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना। लास्ट टॉपिक है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, मूलवासी कौन होते हैं? मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज होते हैं जो किसी देश में बहुत दिनों से रहते आ रहे हैं, उनकी कई पीढ़ियां वहां पे रहती आ रही है। फिर किसी दूसरे देश ने क्या करा, दूसरे देश की संस्कृति या जातीय मूल के लोग वहां पे आ जाते हैं और इन लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। मूलवासी की बात करें तो आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार ये लोग रहते हैं। इनका जीवन जीने का एक अलग ही ढर्रा है, एक अलग तरीका है, ये अलग तरीके से रहते हैं, हमारी तरह नहीं रहते, ठीक है। दुनिया भर में मूलवासी रहते हैं और इनके रहन सहन और इनकी संस्कृति जो है ये सभी, अब देखो दुनिया में चाहे किसी भी देश में रहने वाले मूलवासी हों, चाहे मान लो ऑस्ट्रेलिया का देश हो या अमेरिका का देश हो या यूरोप का कोई कंट्री हो, अफ्रीका का कोई कंट्री हो, एशिया का कोई कंट्री हो, पूरे दुनिया में कहीं भी मूलवासी जो हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी मूलवासी जो हैं, उनका रहन सहन एक जैसा है, उनकी परंपरा एक जैसी है, ठीक है। ये लोग अपनी परंपरा को महत्व देते हैं, जो इनका जीवन यापन का तरीका है ये उसको बहुत महत्व देते हैं। मूलवासियों से रिलेटेड कुछ डेटा, कुछ आंकड़े, तो देखिए दुनिया में 30 करोड़ मूलवासी हैं। कितने? 30 करोड़। फिलीपींस में 20 लाख मूलवासी हैं। चिले में मापुसे नाम की एक जनजाति रहती है जो 10 लाख है। बांग्लादेश की बात करें तो 6 लाख मूलवासी रहते हैं। अगर ये उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 3,50,000 यानी 3.5 लाख के करीब हैं। उत्तरी सोवियत की बात करें तो यहाँ पे 10 लाख मूलवासी है, दुनिया भर में मूलवासी हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि मूलवासी जो है इनकी क्या समस्या है और इनको इनके अधिकारों को लेकर जो मांग उठी है उसके बारे में बताइए। तो देखिए, मूलवासी जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं जंगलों से जुड़े होते हैं। ये समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिन जगह पे ये रहते हैं वहां पे विकास नहीं हुआ है। मूलवासी लोगों की स्वतंत्र पहचान की मांग की जा रही है कि इनको एक स्वतंत्र पहचान दी जाए, ठीक है, इनके साथ जो भेदभाव होता है वो ना हो। इसके अलावा मूलवासी जो जिस जगह पे रहते हैं जंगलों को, उसको ना उजाड़ा जाए, यानी अब जिस स्थान पे ये रहते हैं उस पे अपने हक की मांग करते हैं। जंगलों को ना उजाड़ने की मांग ये लोग करते हैं। इसके अलावा इनके जीवन में दखल अंदाजी को ये पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका जो जीवन जीने का तरीका है वो अलग है। अगर बाहरी लोग उसमें दखल अंदाजी करते हैं तो इस चीज को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, काफी बड़ा चैप्टर है। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दें और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में एक कमेंट कर दें और इसको शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।